जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज जो कि आज डे 25 है और ये 28 फरवरी को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो चलिए सारे टेस्ट को हम लोग अच्छी तरीके से कवर करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए टेस्ट सीरीज ला सकूँ। और इस होमवर्क सीरीज के जितने भी होमवर्क है ना और PDF है, ये सारे के सारे मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जाइए जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और इस होमवर्क सीरीज का आप लोग हिस्सा बनिए, क्योंकि SI का फॉर्म कभी भी आता है तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस होमवर्क सीरीज का हिस्सा बनिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज डे 25 है। पहला क्वेश्चन है कि प्रेडेटर ड्रोन समझौता किन दो देशों के बीच में किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में प्रेडेटर ड्रोन समझौता किया गया। बात हम लोग अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका के साथ भारत ने परमाणु समझौते भी किए हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ 2025 में भारत ने AI आधारित समझौते भी अमेरिका के साथ इंडिया ने किया है। इसके साथ ही साथ भारत ने द्विपक्षीय समझौता भी अमेरिका के साथ किया है। तो ये सारे अमेरिका के साथ किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस था, ठीक है, जो कि 92 नंबर का था। तो अभी हाल ही में एयर शो किया गया था तो चेन्नई में किया गया था। ध्यान रखिएगा, चेन्नई के मरीन ब्रिज पे किया गया था, ठीक है। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आजकल एग्जाम में क्या है ना कि यहाँ पे सेना दे दिया जाता है, उनका दिवस पूछा जाता है। कहीं कहीं पे तो इनके जो आदर्श वाक्य होते हैं ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे अभी आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे इकट्ठा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो शन नो वरुणम है, ठीक है। वहीं पे अगर भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को नभा अस्पृशम द्वितम है, ठीक है। अगर भारतीय थल सेना की बात करते हैं तो 15 जनवरी को मनाया जाता है सेवा अस्माकम धर्मम, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है जो कि प्रदूषण पोत है, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो समुद्र प्रताप है। और इसको गोवा में अभी हाल ही में इसका जलावरण किया गया है। इसको बनाया किसके द्वारा गया, ध्यान रखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो गोवा में है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना में शामिल पहला स्वदेशी लाइट म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है। ध्यान रखिएगा, नागशस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ पे शुरू किया गया है, मतलब कहाँ पे बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हैदराबाद में बनाया गया है और बेगमपेट सैन्य बेस में इसका निर्माण किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा, ये हैदराबाद हो जाएगा। देखिए, हैदराबाद की बात करते हैं ना तो भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ठीक है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में हैदराबाद में ही विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था, जिसमें कैंप गोरा एयरपोर्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। तो ये विंग्स इंडिया कहाँ पे आयोजन किया गया था, हैदराबाद में। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो मालाबार तट है ना, यहाँ पे ये नौसैनिक अभ्यास किया जाता है। इसमें 4 देश हैं, ठीक है, इसे रट जाइएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यही चारों देश जो है ना वो क्वाड के भी मेंबर हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और क्वाड की स्थापना कब हुई थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से आपको कुछ और भी एक्सरसाइज ध्यान रखने हैं, जैसे कि डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट किसके बीच में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत, फ्रांस और UAE के बीच में। अभी हाल ही में अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे डेजर्ट साइक्लोन की बात किया जाएगा तो उसे ध्यान रखिएगा, भारत और UAE के बीच में किया जाता है। वहीं आपसे सूर्य किरण पूछा जाएगा तो उसे भी ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण जो है ना वो भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है। हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज होता है ना वो इंडिया और चाइना के बीच में किया जाता है, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। आपसे जिम्बेक्स पूछा जाएगा, जिम्बेक्स किसके साथ होता है, तो उसे ध्यान रखिएगा, भारत और जापान के बीच में होता है। और अभी हाल ही में 2024 में इसका आयोजन किया गया था योयो सुमा में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे एक्सरसाइज है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग रट जाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने कहाँ पे रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो रुद्रम 2 मिसाइल है ना, इसका सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमपैक नौसैनिक अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो रिमपैक नौसैनिक अभ्यास है ना, ये USA के द्वारा किया गया और USA का जो हवाई द्वीप है ना, जो कि प्रशांत महासागर में, वहीं पे इसका आयोजन किया गया। देखिए, रिमपैक से आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी नौसैनिक एक्सरसाइज कोई है ना, तो वो रिमपैक ही है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T-20 का नाम बदल के क्या नाम रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम टैंक भीष्म रखा गया है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। यहीं से आपको सुखोई 30 भी याद रखना है। देखिए, सुखोई 30 में अभी हाल ही में एक बम लगाया जा रहा था, जिसको गाइडेड बम भी कहते हैं। तो इस बम का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, गौरव है। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो DRDO के द्वारा बनाया गया है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है और DRDO की स्थापना कब हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स से बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको कवर किया है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुआ था और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट नाइट अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया, इसमें से कौन कौन से देश शामिल है। ध्यान रखिएगा, तो भारत, USA और फ्रांस जो है वो डेजर्ट नाइट इनके बीच में होता है। ये अभी हाल ही में 2024 में कहाँ पे हुआ है, तो अरब सागर में हुआ। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, सबसे पहले तो यही आ रहा है कि ये इसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट करा या फिर किन के बीच में हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ये आ रहा है कि कौन से लोकेशन पे इसको किया गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, ये विटामिन के की कमी से होता है। देखिए, ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनो है ना, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, अगर बात हम लोग विटामिन के की करते हैं तो ध्यान रखिए, यकृत में जो लीवर होता है वहाँ पे कौन से विटामिन स्टोर होता है, तो विटामिन के स्टोर होता है। ठीक है, विटामिन से आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि एक जो विटामिन होते हैं ना, वो जल में घुलते हैं और एक विटामिन होते हैं जो वसा में घुलते हैं। जल में कौन कौन घुलते हैं, B और C घुलते हैं, और वसा में कौन घुलते हैं, तो ध्यान रखिएगा A, D और K घुलते हैं। एडेक जो है वो वसा में घुलते हैं और जल में जो है वो B और C घुलते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, इसका खोज अल्टमैन ने करा था 1890 में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि कोशिका जो सेल होती है ना, सेल का एक पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का जो पावर हाउस है उसे किसे कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आप भोजन करते हो तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। तो जब ये ग्लूकोज में टूटता है ना, और आप श्वसन के माध्यम से क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो ये दोनों कहाँ पे जाते हैं, ये यही माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं और ये दोनों रिएक्ट करते हैं। इसके बाद क्या बनता है, यहाँ पे CO2 बनता है, जो कि बाद में फेफड़े के माध्यम से ही बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जल बनता है और ATP के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी बनता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे DNA भी पाया जाता है, RNA भी पाया जाता है और साथ ही साथ राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, तो इस अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है। आपको ध्यान रखना है कि ओजोन जो लेयर है ना, सबसे पहले तो इसे ध्यान रखिएगा कि ओजोन लेयर पाए कहाँ पे जाते हैं। आपको पता होगा ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, इसके ऊपर जो आपका जो वायुमंडल है ना, इसका जो पहला जो परत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, संताप मंडल होता है और यही संताप मंडल में ओजोन का लेयर होता है। ठीक है, ओजोन का लेयर कितने में होता है, ध्यान रखिएगा, 15 से लेके 35 किलोमीटर तक इसका लेयर होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो लेयर होता है ना, इससे क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ती है ना, तो इनकी जो किरणें होती है ना, इसके कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि सूर्य का अगर पूरा किरण पृथ्वी पर पहुँच जाएगा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि मनुष्य के त्वचा में त्वचा कैंसर हो जाएगा। ये प्लांट के लिए खतरनाक होते हैं, जीव जंतुओं के लिए भी खतरनाक होते हैं। इसलिए ओजोन परत क्या होती है, इसको पहले ही अवशोषित कर लेती है, काफ़ी ज़्यादा इसको अवशोषित कर लेती है। कुछ ही पार्ट जो होते हैं वो पृथ्वी पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, बट ये क्या हो रहा है ना कि ये टाइम टू टाइम इसका क्षरण हो रहा है, ये पतला होते जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश जो है ना वो पृथ्वी पे पहुंच रहा है, जो कि मानव या फिर जीव जंतु किसी के लिए जो है वो सही नहीं है।
ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। तो ये CFC के कारण हो रहा है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में क्लोरीन होगा, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। अगर हम लोग क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, आंधी तूफान जो भी है, वो सब का सब कहाँ पे होता है, तो क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। देखिए ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एकत्रित करता है। इसका दो ही काम होता है। पहला तो ब्लड में क्या होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, और दूसरा इसका ये काम होता है ना कि ब्लड को ये रेड बनाए रखता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी है। ध्यान रखिएगा, कोशिका होती है। कोशिका के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो जठर रस होता है जो कि अमाशय से निकलता है, इसमें पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, कुछ मात्रा में इसमें लाइपेज भी होते हैं। ठीक है, और इसी अमाशय में श्लेष्मा भी निकलता है। ठीक है, और HCl भी निकलता है। देखिए पेप्सिन क्या करता है ना कि पेप्सिन जो, देखिए मनुष्य के शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है ना, वो मुख से नहीं होता है। सबसे पहले पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, जो कि वक्कल कैविटी मुंह में ही हो जाता है। लेकिन प्रोटीन और वसा का पाचन यहाँ पे नहीं होता है। तो प्रोटीन का सबसे पहला पाचन कहाँ पे होता है, तो स्टमक, पेट में ही होता है। जहाँ पे खाना 4 से 5 घंटा तक रहती है, वहीं पे इसका पाचन होता है। ठीक है, तो ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। बात अगर रेनिन की करते, तो रेनिन क्या करता है ना कि दूध का पाचन करता है। इसमें कुछ मात्रा में लाइपेज भी पाया जाता है। तो लाइपेज क्या करता है ना कि कुछ मात्रा में वसा का भी ये तोड़ता है। ठीक है, और इसमें जो HCl होता है ना, HCl क्या करता है, आपको पता होगा कि जब आप खाना खाते हो तो जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो किस में, मंड में टूट जाता है। ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो जैसे ही पेट में जब खाना आता है ना, तो ये HCl जो होता है ना, उसको अम्लीय कर देता है, ताकि ये जो जठर रस है ना, वो उस पर क्रिया कर सके और वो उसको तोड़ सके। जैसे कि हमने देखा ना कि प्रोटीन को पेप्सिन ने तोड़ा और वसा को लाइपेज ने तोड़ा, तो ये अपना क्रिया को कर सके, इसलिए HCl पाया जाता है। साथ ही साथ HCl इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप खाना खाते हो, एक तो मुँह में ही जितने बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जो भी कुछ बचा हुआ अगर पेट में चला जाता है ना, तो पेट में HCl उसको मार देता है। अब HCl काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उससे भी तो पेट को खतरा होगा ना, तो उसके लिए क्या उसमें पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। देखिए ब्रिक कह ले या फिर किडनी कह ले, ध्यान रखिएगा, इसमें जो पथरी होती है ना, वो कैल्शियम ऑक्जेट की बनी होती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, उसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। पहला हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा एड्रिनल हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, ये क्या होता है कि थायराइड, जिसको अपटू ग्रंथि कहते हैं, वहाँ से ये निकलता है, रिलीज होता है। और ये जो एड्रिनल होता है ना, ये कहाँ से निकलता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। तो उसे ध्यान रखिएगा। और इसी ग्रंथि, इसी हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, या फिर लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। और जब भी आप किसी चीज़ से डरते हो ना, तो ये हार्मोन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो उस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नलिका विकिरण के द्वारा किसने किया था। देखिए 3 चीज़ आता है परमाणु में पढ़ने के लिए। पहला तो देखिए कोई भी नाभिक होता है ना, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा था, ध्यान रखिएगा, थॉमसन ने करा था 1896 में। ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा गया है, इनका डेट, तो आप इसे रट जाइएगा। बात अगर प्रोटीन की करते हैं तो इसका खोज रदरफोर्ड ने करा था। कहीं कहीं पे यहाँ पे गोल्डस्टीन भी होगा, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करा था, तो चैडविक ने करा था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे में लेंस की भांति कार्य करता है। देखिए नेत्र का कौन सा ऐसा पार्ट है जो लेंस की तरह कैमरे में काम करती है, ध्यान रखिएगा, रेटिना काम करती है। ठीक है, अगर बात हम लोग करते हैं कि मानव का जो आँख का दान किया जाता है, तो क्या चीज़ का दान किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था और इसमें टोटल कितने तत्व को रखा गया था। ध्यान रखिएगा, इसको न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था 1865 में, और इसमें टोटल 56 तत्व को रखा गया था। देखिए ये जो आवर्त सारणी का जो अष्टक नियम है ना, पहले भी प्रयास किया गया था, इनका नाम याद रखिएगा, डोब्रोनियर के द्वारा। इन्होंने इसमें टोटल 21 तत्व को रखा था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आवर्त सारणी की हम लोग बात करते हैं, तो जो पुरानी आवर्त सारणी थी वो किसके द्वारा लाया गया था, तो ये
मेंडलीफ के द्वारा लाया गया था। और आधुनिक आवर्तसारणी के पिता किसे कहा जाता है, तो मोंजले को कहा जाता है। उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस समूह का भाग है, ध्यान रखिएगा। ये जो नोबेल गैस समूह होता है ना, इसी को हम लोग उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग 0 ग्रुप या फिर ग्रुप नंबर 18 भी इसी को हम लोग कहते हैं। इसमें टोटल 6 गैस होते हैं, ठीक है। हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जिनॉन होता है और रेडॉन होता है। देखिए ये जो रेडॉन होता है ना, वो सबसे भारी गैस होता है नोबेल गैस का, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर आर्गन की बात करते हैं तो वायुमंडल में पाए जाने वाला एक ही नोबेल गैस होता है जो कि आर्गन होता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इससे आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व किसे कहा जाता है। देखिए ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं ना, इसका दूसरा पूछा गया। तो इसका पहला जो पोषक तत्व होता है वो मानव होता है, और जो दूसरा पोषक तत्व होता है ना वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये जो परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी होती है ना, इसका संबंध मलेरिया से होता है। मलेरिया का वाहक कौन होता है, मादा मच्छर होती है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो दवा होती है ना, वो सिनकोना की जो छाल होती है जिसको कुनैन कहा जाता है, ये इसका दवा होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसे आप रट जाइएगा। और जब भी मलेरिया होता है तो उससे कौन से शरीर का पार्ट इफेक्ट होता है, तो उसे ध्यान रखिएगा, स्प्लीन या फिर जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं, जो कि आरबीसी का कब्रगाह है, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूण में कहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे आरबीसी की बात किया गया है। तो ये जो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है ना, वो लीवर में होता है। वहीं पे अगर वयस्क अवस्था की बात करें तो वयस्क में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। आपको पता होगा कि जो ब्लड होते हैं ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ठोस वाला पार्ट होता है, एक लिक्विड वाला पार्ट होता है। लिक्विड वाले पार्ट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और इसी प्लाज्मा में 97% कितने होते हैं, वाटर होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वहीं पे अगर ठोस की बात करते हैं तो इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेट होता है। ये जो आरबीसी होता है ना, इसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और इसका टाइम पीरियड 120 दिन तक होता है। बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ पे होता है। देखिए आरबीसी हो या फिर डब्ल्यूबीसी हो, दोनों का निर्माण बोन मैरो में ही होता है, लेकिन आरबीसी जाके मरता कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा, प्लीहा स्प्लीन में जाके मरता है। तो ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है। ध्यान रखिएगा कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, उसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, और ये ब्रेन में पाया जाता है, इसीलिए इसको सुपर मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं, इसको हाइपोथैलेमस को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश की कौन सी घटना है। देखिए ये आपका प्रिज्म हो गया, यहाँ से कोई प्रकाश, जो कि देखिए कोई भी प्रकाश होती है ना, वो वाइट कलर की होती है, ठीक है। जब ये प्रिज्म से गुजरती है ना, तो यहाँ पे ये 7 रंग में ये कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बैनी आह पिनाला भी कहते हैं। तो उस परिस्थिति में कौन सी घटना होती है प्रकाश का, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। और ये जो इनका 7 कलर होता है ना, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस बिल्डिंग के लिए किन 2 मिश्रणों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन गैस और CO2 का हम लोग यूज करते हैं गैस बिल्डिंग में। बात अगर हम लोग एसिटिलीन गैस की करते हैं तो देखिए फलों को जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है ना, तो उसमें भी हम लोग एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि है। देखिए यहाँ पे बहिःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा है, तो थाइमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, हाइपोथैलेमस भी अंतःस्रावी है, और पिट्यूटरी भी अंतःस्रावी है, लेकिन लेक्राइमल जो है ना, वो एक प्रकार का बहिःस्रावी ग्रंथि है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरुस्थि मानव शरीर का किस भाग में पाया जाता है। देखिए उरुस्थि को ही हम लोग फीमर कहते हैं, ठीक है, जो कि जांग में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, जांग में, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे आमतौर पे बिना बूझा हुआ चूना या फिर जले हुए चूने के रूप में जानते हैं। देखिए CaO को हम लोग बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, और इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो सीमेंट बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। देखिए जब भी आपातकाल का जब टाइम पीरियड होता है ना, तो जब राज्य विधानसभा का टाइम पीरियड जब बढ़ाना होता है, तो उसमें कौन संशोधन करेगा, तो वो संसद के द्वारा ही उसको बढ़ाया जाएगा। अब बात हम लोग आपातकाल की करते हैं, जो कि जर्मनी से भारत ने लाया है, और ये भाग 18 में इसका वर्णन है। भारत देखिए
भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। आपातकाल 352 हो जाएगा, 356 और आर्टिकल 360। ठीक है, 3 तरीके से लगाए जाते हैं। 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो कि राष्ट्र के स्तर पे लगाया जाता है। और 356 जो होता है ना, वो राष्ट्रपति आपातकाल होता है, जो कि किसी पार्टिकुलर राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति आपातकाल लगता है ना, तो वहाँ का जितना भी प्रशासन होता है राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है। और उस परिस्थिति में वहाँ का देखभाल कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। वहाँ का कोई मुख्यमंत्री ये सब नहीं करते। अगर बात करते हैं आर्टिकल 360, जो कि वित्त आपातकाल का प्रबंध करता है, लेकिन भारत में आज तक ये वाला आपातकाल नहीं लगा है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, ये जो भारतीय संघ के जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, यहाँ पे सामूहिक रूप से पूछा गया, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहीं पे अगर आपको व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रपति के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन और उसके द्वारा किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो इसमें टोटल 28 राज्य हैं। तो अगर किसी भी राज्य में हमको सीमा परिवर्तन करना है, जैसे कि अगर आप बिहार के हो तो बिहार का सीमा हमको चेंज करना है, या फिर उसका नाम में परिवर्तन करना है, या फिर उसका सीमा में किसी तरीके से छेड़छाड़ करना है, तो वो कौन करेगा, संसद करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, तो आर्टिकल 3 के तहत करेगा, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन की इमारत की जो अभिकल्पना है, डिजाइन, वो किसके द्वारा किया गया। देखिए, अभी हाल ही में नया संसद भवन बनाया गया था, तो उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, बिमल पटेल जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चला था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही इसका निर्माण किया गया था, और ये टाटा कंपनी के द्वारा किया गया था, उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठाकृत कौन करता है। देखिए, जब भी हम धन विधेयक की बात करते हैं तो सबसे पहले धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे ही आता है, मतलब राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, उसके बाद ही धन विधेयक आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लोकसभा में ही धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पे पेश होता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में पेश होता है। जब यहाँ से पारित हो जाता है ना, तो इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और ये भेजने का कार्य कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। और जब ये राज्यसभा में भेजा जाता है ना, तो राज्यसभा के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ओनली 14 दिन का टाइम होता है ये डिसाइड करने का। आपको अच्छा लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, ये 14 दिन के बाद ये विधेयक पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसके पास ज़्यादा शक्ति नहीं होता है राज्यसभा के पास, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत का जो संघात्मक प्रणाली है ना, वो कनाडा से लिया गया है। वहीं पे अगर संसदीय प्रणाली या फिर संसदात्मक प्रणाली पूछेगा आपसे, तो उसे ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे जाएगा, हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग वाला प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो उसे ध्यान रखिएगा, यूएसए से। अगर पूछा जाएगा आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वो जर्मनी से। ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र और सत्रवासन और विघटन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 85 जो है ना, वो बताता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संसद के सत्र का आहूत कर सकता है, उनको सत्रवासन कर सकते हैं, उनको विघटित कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आर्टिकल ध्यान रखिएगा। बात अगर संसद की किया जाएगा तो आर्टिकल 79 जिम्मेदार है, आर्टिकल 80 राज्यसभा के लिए, और आर्टिकल 81 लोकसभा के लिए इंपॉर्टेंट है। बात अगर आर्टिकल 82 की करते हैं तो ध्यान रखिएगा, परिसीमन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो उससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा जो सत्र था ना, वो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो JB मावलंकर थे। अगर वर्तमान पूछा जाएगा तो ओम बिरला है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक कितनी महिलाओं ने लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला। देखिए, लोकसभा के जो स्पीकर के रूप में अभी तक बस 2 महिला रही हैं, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, दोनों का नाम आपको रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो अविश्वास जो प्रस्ताव होता है ना, वो हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, और ये लाते कौन है, तो उन्हें ध्यान रखिएगा, ये विपक्ष लाते हैं। किनके प्रति लाते हैं, तो जो सत्ताधारी दल होते हैं ना, उनके प्रति लाते हैं। आपने भी सुना भी होगा कि अभी हाल ही में मोदी जी के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष के द्वारा। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव होते हैं ना, इसका कोई भी वर्णन संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये जो संसदीय प्रक्रिया होती है ना, ये 12 से लेकर 6 बजे शाम तक का होता है। इसमें देखिए 3 काल इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो प्रश्नकाल होते हैं जो कि 12 से लेकर 1 बजे तक के बीच में होते हैं, और 1 से जो 2 होता है ना, वो लंच ब्रेक का टाइम होता है। उसके बाद फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम पीरियड होता है जो कि साधारण बहस का होता है। ठीक है, तो इसे शून्यकाल कहते हैं। 1 से 2 बजे का जो पीरियड होता है ना उसको। देखिए भारतीय जो संविधान है ना, वहाँ पे शून्यकाल नहीं था, बल्कि 1962 में इसको एक्सेप्ट किया गया था शून्यकाल को, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वो संसद बनाएगा आर्टिकल 11 के तहत, और ये जो नागरिकता है ना वो गृह मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक में संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर का मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है? ध्यान रखिएगा 1/10 भाग बुलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया था? ध्यान रखिएगा 1989 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? देखिए लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है। देखिए लोकसभा का जो विघटन होता है ना, वैसे इनका टाइम पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल के पूर्व भी राष्ट्रपति इसको विघटित करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे करते हैं? या तो प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्रिपरिषद हो। ठीक है, इनकी ही सलाह पे वो विघटित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? देखिए जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो लगभग 50 सदस्य की जो न्यूनतम संख्या होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? देखिए जो महात्मा गांधी होते हैं ना, उन्होंने एक ही राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया था, 1924 का बेलगांव अधिवेशन किया था, उसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1925 में भारत की पहली महिला करती हैं अध्यक्षता, कानपुर में उनका नाम क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना कब और कहाँ पे किया गया था? ध्यान रखिएगा 1928 में इसका स्थापना किया गया था फिरोज शाह कोटला मैदान से। ठीक है, और ये करते कौन है? तो भगत सिंह करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। देखिए ये जो HSRA है ना, ये पहले क्या हुआ करता था? HRA हुआ करता था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में किस वायसराय को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड इरविन को उन्होंने दिया था, और इनका टाइम पीरियड कब से कब है? 1926 से लेकर 1931 तक इनका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा का नामक संगठन किसने बनाया था? ध्यान रखिएगा ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, और रॉलेट जो सत्याग्रह था ना, वो महात्मा गांधी का पहला जनव्यापी जो राष्ट्रीय स्तर पर का पहला आंदोलन था जो कि इंडिया में था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने हेतु प्राधिकृत किया गया था? ध्यान रखिएगा दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, और ये रावी नदी के तट पे किया गया था। इसी अधिवेशन में सबसे पहले ये डिसाइड किया गया था ना कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य यहीं पे डिफाइन किया गया था, और इसी अधिवेशन में सबसे पहले झंडा को भी फहराया गया था। और झंडा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उसका साइज कितना होता है। ठीक है, और झंडा गीत किसने लिखा था आप तीनों कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह मनाया गया था, तो 6 अप्रैल को ही राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ध्यान रखिएगा ये बारदोली का सत्याग्रह होता है गुजरात में 1908 में। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनका जो योगदान है ना काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि ये किसान आंदोलन था, और यहाँ पे महात्मा गांधी काफ़ी बिजी थे, तो उन्होंने सरदार पटेल जी को कहा कि जाइए आप वहाँ पे सोल्यूशन कीजिए, और वो वहाँ पे वो जाते तो यहाँ की जो महिलाएँ होती है ना, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 का समीक्षा करने के लिए भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन होता है ना, वो भारत में 2 बार आता है। पहला तो ये फरवरी 1928 में आता है और दूसरा ये अक्टूबर 1928 में आता है। जब ये फरवरी में आता है ना, तो इसे लाल झंडा यहाँ पे दिखाया जाता है। वहीं पे अगर ये अक्टूबर में आता है ना, तो यहाँ पे लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता है और यहीं पे सॉन्डर्स के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इन पे लाठीचार्ज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, जिससे घायल होकर इनके लास्टली इनका हत्या हो जाता है। और उसके बाद ही भगत सिंह के द्वारा सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है और बाद में इसी हत्याकांड के नाम पे उनको 1931 में फांसी दे दिया जाता है लाहौर में। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, जिसको हम जन सुरक्षा विधेयक भी कहते हैं, और व्यापार विवाद अधिनियम का विरोध चल रहा था। उसी वक्त उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। यही सरदार पटेल थे जो गए थे बारदौली में किसानों के लिए सत्याग्रह किया था उन्होंने, जहाँ पे इनको सरदार की उपाधि भी दिया गया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में जो है ना, मूल अधिकार की मांग किया गया था फर्स्ट टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी ने दांडी समुद्र तट पे नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को किया था। ये जो दांडी मार्च है ना, वो 12 मार्च 1930 से स्टार्टिंग होता है साबरमती से, और ये 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है जाके दांडी में। ठीक है, 24 दिन तक इन्होंने ये चले थे और उसके बाद नमक तोड़ के इन्होंने इसका स्टार्टिंग किया था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी? ध्यान रखिएगा, सॉन्डर्स हत्याकांड जो कि 17 दिसंबर 1928 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहां से किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक किया गया था। ये वाणिज्यिक था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन को बांटा गया और रेलवे का प्रथम और नवीनतम जोन कौन सा है? ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे को टोटल 18 जोन में बांटा गया है और पहला जोन जो है ना, वो उत्तरी रेलवे जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और दूसरा ई कोस्टल रेलवे जिसका जो राजधानी है ना, वो विशाखापट्टनम है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? ध्यान रखिएगा, एकवर्ष समिति जो कि 1924 में आई थी, उन्होंने रेल बजट और जो आम बजट है ना, उनको अलग कर दिया। उसके बाद फिर 2017 में एक विवेक समिति आती है, उनके द्वारा फिर रेल बजट और जो आम बजट है उसको फिर से मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजमार्ग से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस महानगरों को जोड़ती है? ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली से लेके मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये चारों को स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ती है। अगर आपको स्वर्णिम ट्रायंगल की बात किया जाएगा त्रिभुज का, तो उसे ध्यान रखिएगा, दिल्ली, आगरा और जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे झांसी में काटती है। देखिए, उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ना, वो श्रीनगर से कोयम्बटूर को जोड़ती है। वहीं पे पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पोरबंदर से लेके सिलचर तक को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, कलकत्ता को पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपसे पश्चिमी प्रवेश द्वार पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, मुंबई पोर्ट को कहा जाता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस वे किन 2 देशों के बीच में चलाया गया? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाया गया। अगर आपसे थार पूछेगा, समझौता पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। क्वेश्चन है पहली वंदे रेल कब और किन 2 स्थानों को जोड़ती है? ध्यान रखिएगा, पहली बार वंदे भारत जो रेल है ना, वो फरवरी 2019 को चलाया गया था, वाराणसी से दिल्ली तक। दूसरा कहाँ से चलाया गया था? दूसरा ध्यान रखिएगा, दिल्ली से लेके कटरा तक का चलाया गया था दूसरा वंदे भारत रेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली किसान रेल कब और किसके बीच में चलाया गया था? ध्यान रखिएगा, 2020 में देवलाली जो कि महाराष्ट्र से लेके दानापुर बिहार तक का चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भारत का पहला डबल डेकर ट्रेन कब चलाया गया है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा वासुकी, और ये उत्तरी रेल से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। वहीं पे अगर वायु प्रदूषण से पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है लाइकेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में। लखनऊ से आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि अमृत अनुसंधान केंद्र या फिर विष अनुसंधान केंद्र, तो ये लखनऊ हो जाएगा, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जूट और प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ पे है? तो ये मुंबई में। दोस्तों यहाँ पे मैंने 75 क्वेश्चन आपका कवर करवा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सारे होमवर्क मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो जाइए जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और सारे होमवर्क को आप लोग कवर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।